पढ़ रहे थे। वैदिक लिटरेचर में चारों वेद पढ़ लिए थे हम। चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब चार वेदों के बारे में कुछ स्पेशल बात है। फर्स्ट बात है, इनको अपौरुषेय कहते हैं क्या? चारों वेदों का लिख लेना। अपौरुषेय का मतलब क्या हुआ? नहीं, अपौरुषेय, ए प्लस पुरुष प्लस ए, किसी भी व्यक्ति के द्वारा रचना नहीं की गई। ठीक है, व्यक्ति ने रचना नहीं की तो किसने की फिर रचना? हम्म वैदिक देवताओं ने, इनके लिए ये कहा जाता है कि वैदिक देवताओं ने इनको किसको अर्पित किया? वैदिक ऋषियों को। समझना बात। अपौरुषे, वेद, वेद अपौरुषे है। ये वैदिक ऋषियों को वैदिक देवताओं द्वारा प्रदान किए गए। लिखो, अपौरुषे, वेदास आर नॉट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वेदास आर not creation of human being. These are deliberated by deliberated by Vedic gods to Vedic scholars. अब इसको ऐसे समझना, दुनिया के जितने भी धार्मिक ग्रंथ है ना, धार्मिक ग्रंथ को व्यक्ति लिखेगा तो वो सीमित हो जाएगा ना, फिर कौन फॉलो करेगा? तो पूरी दुनिया के सभी धर्मों के जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कुरान के लिए ये कहा जाता है कुरान को अल्लाह ने अता किया है, ठीक ऐसे ही बाइबल के लिए, ठीक ऐसे ही दुनिया के जितने भी अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, सबके लिए ही ये व्यू है। ठीक है, तो अपौरुषेय का मतलब ये हो गया। पहली टर्म अपौरुषेय हो गई वेदों के लिए। दूसरी हो गई, वेद आरंभ में श्रुति परंपरा में चले। श्रुति का मतलब ओरल ट्रेडिशन से चले हैं ना। प्रारंभ में नहीं लिखे गए थे, लिपिबद्ध नहीं थे वेद। प्रारंभ में तो ये, जैसे गुरु क्या करता था, शिष्यों को याद करवा देता था, वो शिष्य फिर आगे वाले शिष्यों को याद करवा देते थे। वो गुरु शिष्य परंपरा निरंतर चलती रहती थी। तो ठीक है, प्रारंभ में वेद मौखिक परंपरा में थे। लिपिबद्ध बाद में किए गए। Initially, the Vedas were in oral tradition. They were written later. ठीक है, एक चारों वेदों को मिला के संहिता भी कह देते हैं, पता है ना? चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता भी कह देते हैं। का मतलब होता है कलेक्शन। संहिता, चार वेद। ठीक है, क्या कह देते? एक मैं ये कहूँ, वेद त्री में कौन से वेद आएंगे? ऋक, साम और यजु आएंगे, क्योंकि अथर्ववेद तो अनार्य परंपरा का है, उसका तो सब्जेक्ट ही अलग है। तो वेद त्रयी, वेद त्रयी में आ जाएगा ऋक, साम और यजु। ऐसे भी लिख सकते हैं ना इनको, ऋक, साम, यजु। ऋक, साम और यजु।
ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए थे क्या अपन ने? कर लिए थे क्या ब्राह्मण ग्रंथ? कहाँ तक कर लिया था? हम्म। अथर्व। वेदों के बारे में ये, एक वेदों के जो पुरोहित थे उनको क्या क्या कहते थे? ऋग्वेद वाले पुरोहित को क्या कहते थे? वेदों के पुरोहित। देखो सीक्वेंस शुरू से एक याद रख लोगे ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। सीक्वेंस ये याद कर लेना है ना, इसी हिसाब से इनके ब्राह्मण ग्रंथ और वो सारे आरण्यक उपनिषद सब सेट हो जाएंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और इसका हो जाएगा ऋग्वेद का होता या उत्तर, पुरोहित का नाम है ये, ठीक है, जो मंत्रों का उच्चारण करता था। सामवेद का उद्गाता होता अध्वर्यु। उद्गाता है या अध्वर्यु है? अध्वर्यु। और यजुर्वेद का उद्गाता, सामवेद का उद्गाता होता उद्गाता और अध्वर्यु। ये आरपीएससी वाली एग्जाम के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब मेरे होता अध्वर्यु उद्गाता याद है? मैं चेक कर लूँ, चेक कर लूँ, मैं चेक कर लूँ, मैं चेक कर लूँ। मेरा सीक्वेंस ये था ऋक यजु साम अथर्व, तो होता अध्वर्यु उद्गाता था उसमें। होता ऋक यजु होता अध्वर्यु, यही 100% यही, चेंज कर लेना। होता अध्वर्यु उद्गाता, ठीक है। इसके बाद में वैदिक ग्रंथों के बाद में अगला वैदिक लिटरेचर में क्या आएगा? ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। सीक्वेंस समझते जाना। अगले आएंगे ब्राह्मण ग्रंथ। अब जब वेद हो गए तो ब्राह्मण ग्रंथों की क्या जरूरत पड़ी? ब्राह्मण ग्रंथ वेद के बाद वाले। ये तो सारी बात हो गई थी वेदों के बारे में। अब ये हैं वेद के बाद वाले। देखो वैदिक ग्रंथ है ना, गद्य में भी है, पद्य में भी है, प्रोज में भी, वर्ष में भी। बाद में क्या किया, वैदिक जो रिचुअल्स है, जो यज्ञ के विधि विधान है, उन पे कॉमेंट्री किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में। ये इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वेदों का कर्म कांड वाला पार्ट है, रिचुअलिस्टिक पार्ट है, वो इन ब्राह्मण ग्रंथों में है। और ये किस में है? ये पूरे के पूरे गद्य में है। कॉमेंट्री है एक तरीके से वेदों के ऊपर, ठीक है। इसको ऐसे लिखना, वेदों के कर्मकांडीय पक्ष, याज्ञिक विधि विधान, याज्ञिक विधि विधान पर विशेष बल। गद्य में है। गद्य का मतलब प्रोज। प्रत्येक वैदिक ग्रंथ का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ये याद रखना सीक्वेंस में। इट इज ए कमेंट्री ऑन द रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ वैदिक स्क्रिप्ट्स। कमेंट्री ऑन द रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ वैदिक स्क्रिप्ट।
बेसिकली इसमें किस चीज को फोकस किया है? इस चीज में इन्होंने फोकस किया है कि जो यज्ञ वाला पार्ट है ना वेदों का, उसको फोकस किया है। ठीक है, समझते था ना? जो परिवर्तन होगा वो सीक्वेंस में होगा। ब्राह्मण के बाद में आरण्यक आएंगे। अब ब्राह्मण से आरण्यक में क्या चेंज होगा? आरण्यक में ये चेंज होगा कि वो मेटीरियलिस्टिक बात कर करके थक जाएंगे। अब वो पहली बार बात करेंगे, दार्शनिक विषयों की बात करना शुरू कर देंगे। थॉट में समय के अनुसार परिवर्तन आता है ना, आता है ना थॉट में। तो लगातार वो, जैसे वेदों में यज्ञ कर रहे थे, अथर्ववेद में कहीं तंत्र मंत्र कर रहे थे, भौतिक चीजें मांग रहे थे, कहीं गाय मांग रहे थे, कहीं पुत्र मांग रहे थे, कहीं धन मांग रहे थे, कहीं यज्ञ कैसे करना है। तो धीरे धीरे समय के साथ उनकी थॉट में चेंज आया, धीरे धीरे वो फिलोसॉफिकल साइड की तरफ मूव करने लगे। कुछ लोग ऐसे थे जो जो ये क्लिष्ट या जिसको टफ या कॉम्प्लिकेटेड जो रिचुअल होते थे, जो बहुत टफ कर्म कांड होते थे, उनसे ऊब गए। ऊब गए तो उन्होंने फिलोसॉफिकल साइड चर्चा करनी शुरू कर दी। ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो जो शुरुआत हुई है वो आरण्यक है, और वो पूर्णतः क्लाइमेक्स पर कब जाएगी? उपनिषदों में जाएगी वो बात। ठीक है, तो आरण्यक में क्या है? आरण्यक का मतलब क्या हुआ? अरण्य, अरण्य का मतलब होता है वन। तो वन में रहने वाले सन्यासियों द्वारा लिखित, वन में रहने वाले सन्यासियों द्वारा लिखित, द्वारा लिखित प्रथम दार्शनिक ग्रंथ, प्रथम दार्शनिक ग्रंथ। अरण्य मीन्स फॉरेस्ट। These were written by the forest dwelling hermits. These were written by the forest dwelling hermits, and it is the first philosophic scripts of Vedic age. ये ट्रांजिशनल फेज है, किसके बीच में है? संक्रमण काल किसके बीच में? वेद, वेदों की जो नेचर है वो प्रवृत्ति की नेचर है क्या? प्रवृत्ति का मतलब होता है जो भौतिक जीवन में विश्वास रखता हो, और निवृत्ति का मतलब जिसकी प्रकृति संन्यास लेने जैसी हो। तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये प्रेय और श्रेय के मध्य का मार्ग है। प्रेय व श्रेय के मध्य का मार्ग। ठीक है, प्रेय और श्रेय के मध्य का मार्ग। ये वो ट्रांजिशनल फेज है जिसमें जो वैदिक आर्य थे वो परिवर्तित हो रहे थे। पहले तो वो क्या थे? बिल्कुल भौतिक चीजें मांगने वाले, फिर धीरे धीरे उनका फिलोसॉफिकल साइड रुझान जा रहा था। ठीक है, ये आरण्यक हो गया। आरण्यक के बाद में ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है प्रत्येक वेद के, वैसे ही प्रत्येक वेद के आरण्यक भी है और उपनिषद भी है। आरण्यक के बाद में नेक्स्ट आएगा उपनिषद। देखो, उपनिषद है, इनके शाब्दिक अर्थ से ही समझ आ जाएगा। उप प्लस नी प्लस सद, गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब
ज्ञान किस चीज का प्राप्त कर रहे थे? आत्मा का और ब्रह्म का। जो अरण्यक वाली फिलोसॉफिकल चीजें थी वो अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ते बढ़ते और एकदम पूर्णतः दार्शनिक हो गए। ठीक है, तो ये ईश्वर और आत्मा के बारे में इसमें चर्चा की गई। ईश्वर को यहाँ ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, तो वैदिक ज्ञान की चरम परिणति कह सकते हैं ना, वैदिक ज्ञान की चरम परिणति। और इसमें बात करी गई है आत्मन और ब्रह्म के, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान, आत्मा व ब्रह्म के विषयक दार्शनिक चर्चा। ठीक है, देखो एस सोमनाथ जो भी कह ले अंतरिक्ष तकनीकी थी, वो तो सब है फालतू की बातें। बट अगर वैदिक लिटरेचर में सबसे अच्छी अगर कोई लिटरेचर है, सबसे अच्छा साहित्य, तो ये है उपनिषद। क्योंकि इनकी फिलोसॉफिकल थ्योरी इतनी स्ट्रोंग है कि कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। इस बात को ऐसे समझना, देखो आदमी का स्वभाव है विकास करना, स्वभाव है ना। एक चीज से व्यक्ति ऊब जाता है, लगातार ऊब जाता है ना। चाहे चाहे वो बहुत मेटेरियलिस्टिक चीजों से भी ऊब जाता है ना। कोई चीज आपको एक बहुत पसंद हो और वो इतनी ज्यादा मात्रा में मिले तो आप ऊब जाओगे, उससे ऊब जाओगे ना। अकेली पढ़ाई से भी, अकेले घूमने से भी। तो वैसे ही जो वैदिक लोग थे, ऋग्वेदिक लोग थे, वो पूर्णतः मेटेरियलिस्टिक अप्रोच के थे। वो यज्ञ सिर्फ इसीलिए करते थे कि उनको गाय मिल जाए, उनको धन मिल जाए, बरसात हो जाए और देवता उनको बेटे दे दे। फिर उनके बाद वाले आए पोस्ट वैदिक एज वाले, वो भी ऐसे ही थे शुरू में। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे हुए जो यज्ञों की जटिलता से ऊब गए, क्योंकि यज्ञ अब ऐसे हो गए थे सालों तक चलते थे। पशुओं की बलि दी जाती थी जबरदस्त रूप में। पशुओं की बलि दी जाती थी तो जिन लोगों को खेती करनी थी उनको उसके लिए पशु नहीं मिल पाते थे, तो कुछ लोग उस कॉम्प्लिकेसी से नफरत करने लगे। उन्होंने क्या किया, आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान वाली फिलोसॉफिकल थ्योरी लेके आए। इसमें 4 ब्रह्म वाक्य हैं। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। अपने को ज्यादा फिलोसॉफिकल साइड नहीं जाना, पर इसका मतलब यही है कि व्यक्ति ही ईश्वर है और अज्ञानता या अविद्या के कारण उसको इस बात का पता नहीं चल पाता है। बाद में इसी उपनिषद वाली थ्योरी को गीता लिखी जाएगी। गीता का जो केंद्रीय भाव है वो उपनिषदों का ही है, महाभारत के भीष्म पर्व में। फिर 10th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट जब चल रहा होगा तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य इसी को आधार बनाएंगे, वल्लभाचार्य भी बनाएंगे, निम्बार्क भी बनाएंगे। लेकिन शंकर ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करी है, शंकराचार्य ने। फिर आधुनिक भारत में इसको कौन पकड़ेगा, इसी चीज को फॉलो कौन करेगा? स्वामी विवेकानंद करेंगे और रामकृष्ण मिशन। जो रामकृष्ण मिशन है वो जो उसका केंद्रीय भाव दो ही चीजें ना, एक तो मानव सेवा, सर्विस ऑफ द ह्यूमन, मानव सेवा, और दूसरा नर ही नारायण है। नर ही नारायण कहाँ से निकल के आया? अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। व्यक्ति ही ब्रह्म है, जो या व्यक्तिक आत्मा है वही ब्रह्म है। ठीक है, तो वो थ्योरी की थ्योरी ये सबसे शानदार थ्योरी। ठीक है ना? ठीक। ये उपनिषद संख्या में वैसे तो 18 है, जैसे इस केन कट पर्सन मुंडक मांडुक्य, ऐत्रेय कौशिकी, छांदोग्य, वृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। लिखवा देता हूँ सारे, है ना, सिक्वेंस वाइज। देखो वेद आ जाएंगे। वेद हो गए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद।
इनके वेद के साथ, प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। फिर सबके साथ आरण्यक होंगे, सबके साथ उपनिषद होंगे, और सबके साथ उपवेद होगा अपना अपना। लिख लो, बता देता। देखो, ऋग्वेद के है ना, ब्राह्मण भी ऐत्रेय कोशित की है। ऐत्रेय ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐत्रेय कोशित की। आरण्यक हैं, उनका नाम भी ऐत्रेय कोशित की है। ऐत्रेय कोशित की। और उपनिषद भी ऐत्रेय कोशित की। और उपवेद हो गया आयुर्वेद। जनरली यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आपको एक एक वेद का याद हो, आरपीएससी वाली एग्जाम में पूछ, फिर भी पता होना चाहिए। सामवेद का 25, 26, दोग्य और जैमिनीय। जैसे छांदोग्य उपनिषद भी, आर्य उपनिषद भी है, उसका नाम आएगा बार बार आप पढ़ोगे। तो जो छांदोग्य, इसके आरण्यक हो जाएंगे छांदोग्य और जैमिनीय। ठीक है, छांदोग्य और जैमिनीय। इसका यजुर्वेद का हो जाएगा तत्पथ। ठीक है, तेतरीय। तत्पथ और तेतरीय इसका आरण्यक हो जाएगा। तत्पथ। हम्म। तत्पथ और वृद्धारण्यक। तत्पथ और वृद्धारण्यक है क्या? और इसका हो जाएगा गोपथ। क्या? तेतरीय को अब उपवेद में हो जाएगा इसका गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपनिषद हो जाएंगे प्रसन, मुंडक, मांडुक्य। प्रसन, मुंडक और मांडुक्य। और ये हो जाएंगे श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, इस कठ आदि। और ये हो जाएंगे
सामवेद के उपनिषद, छांदोग्य और केन। सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इन जनरल पता होना चाहिए, ठीक है ना। यूपीएससी नहीं पूछती ऐसे सवाल की किसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, किसका उपनिषद ग्रंथ कौन सा। इनमें इंपॉर्टेंट है, एक तो शतपथ ब्राह्मण की बार बार रेफरेंस आएगा, जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो शतपथ का एक ऐत्रेय का बार बार जिक्र आएगा। जैसे छांदोग्य में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है पहली बार, छांदोग्य, ये ये बार बार, ठीक है। ये उपवेद है जिसमें देखो, आयुर्वेद में तो आयुर्वेद के बारे में बताया, गंधर्व वेद में नृत्य और गान, सिंगिंग एंड डांसिंग के बारे में बताया। ये युद्ध कला से संबंधित है, और शिल्प कला का तो पता ही है आपको, आर्किटेक्चर से संबंधित। लिख लिया। एक चीज और है छोटी सी, वेदांग, जिनको वेदों के अंग बोलते हैं, जो वैदिक ग्रंथों के अध्ययन को आसान बनाता है, ठीक है। वो वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। लिखते हैं वेदांग। वेदांग छह हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा में क्या है, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देता है, जिसको फोनेटिक्स कहते हैं इंग्लिश में, है ना। फिर कल्प में क्या है, कल्प का मतलब क्या होता है, रिचुअल्स, अनुष्ठान, ठीक है। जो यज्ञ के नियम या जो यज्ञ के अनुष्ठान है वो कैसे किए जाएंगे, वो हो जाएगा। व्याकरण में, व्याकरण है ही ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर जो है वो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। निरुक्त का क्या मतलब है, नियुक्त का मतलब होता है भाषा की या शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति धातु से होती है ना, जैसे ऋग्वेद में ऋक धातु है। इतनी हिंदी तो पढ़ के आए हो ना, या इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो, जहाँ ना हिंदी सीखी ना इंग्लिश सीखी। इंग्लिश वाले हो आप ज्यादातर, हिंदी भी अच्छी नहीं है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं, ठीक है। अब धातु वो मेटल मत समझ लेना, धातु से प्रत्येक शब्द के पीछे कोई ना कोई धातु होती है ना, तो वो निरुक्त हो गया। फिर छंद, छंद से वैदिक पाठ की रक्षा की जाती है, वो वाला छंद नहीं। छंद यहाँ मतलब है कि वैदिक पाठ की सुरक्षा कैसे की जाए, ठीक है। और लास्ट ज्योतिष, ज्योतिष का पता ही है आपको, एस्ट्रोलॉजी। करें शुरू। वेदांग, वेदांग का मतलब हुआ वेदों के भाग, वेद प्लस अंग, वेदों के भाग, जो वैदिक ग्रंथों के अध्ययन को सरल बनाते हैं, सरल बनाते हैं ना। वेदांग these are the scripts who are supposed to essentials to read वैदिक स्क्रिप्ट्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट होगा शिक्षा, शिक्षा में आएगा वैदिक शब्दों के सही उच्चारण की शिक्षा, समझ गए। उनको ही देखो, इधर देखो, ये बात क्यों आई, ये बात इसलिए आई, उनको ये लगता था
कि मंत्रों में कोई चमत्कारिक शक्ति होती है, और मंत्र का अगर उच्चारण गलत हो गया तो देवता हमारी बात को गलत तरीके से समझ लेंगे, तो हो सकता है फायदे की जगह नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, शिक्षा का मतलब हो गया वैदिक शब्दों के सही उच्चारण की शिक्षा। इसको कहते हैं फोनेटिक्स। ठीक है ना। शिक्षा, कल्प, यज्ञ के नियम, विधि विधान, विधि विधानों की शिक्षा, विधि विधानों के बारे में, विधि विधानों के बारे में। इट इज wrote to teach the ritualistic part of sacrifices। समझ गए, यज्ञ कैसे बनेगा, यज्ञ की वेदी कितनी बड़ी होगी, कितने दिन चलेगा, किस चीज की आहुति दी जाएगी। या ऐसे लिखो, इट थ्रू लाइट ऑन द रिचुअलिस्टिक पार्ट ऑफ सेक्रीफाइसेज। ठीक है, व्याकरण लिखने की जरूरत नहीं है ना। व्याकरण तो वही ग्रामर हो गई इनकी, व्याकरण को लिख लेना ग्रामर। निरुक्त, निरुक्त का मतलब है शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, वो समझाते हैं एक एक। देखो, इस बात को ऐसे समझना, ये सारी चीजें, संस्कृत है ना अपने आप में बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, पता है ना इस बात का, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है। और उसकी ग्रामर इतनी स्ट्रोंग है कि आप सोच नहीं सकते। प्रत्येक बात के लिए शब्द है, और हर एक चीज में बहुत सूक्ष्मता के साथ काम हुआ है, ये एकदम साइंटिफिक बात है। स्पेस टेक्नोलॉजी वाली बात तो एकदम झूठी है, लेकिन ये एकदम साइंटिफिक बात है कि कंप्यूटर के साथ मोस्ट कंपेटिबल लैंग्वेज संस्कृत। समझ गए, तो ये इतनी सारी चीजें हैं। उन्होंने इतने सारे तो वैदिक ग्रंथ लिख दिए, और फिर आपको उनको पढ़ने में समझने में आसानी हो, तो ये 6 अंग भी लिख दिए। मतलब ठीक है, ऐसे समझो कि ये फाउंडेशन बैच पढ़ने आए हो, फाउंडेशन बैच आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए कुछ आपकी क्लासेज ली जाए, वो वेदांग है। ठीक है। निरुक्त मतलब भाषा की उत्पत्ति संबंधी विज्ञान, भाषा या शब्द का व्युत्पत्ति विज्ञान। छंद का मतलब है मैट्रिक्स। ये है इटिमोलॉजी। इतना ही याद कर लेना, इंग्लिश वाले तो इटिमोलॉजी है ना। छंद का मतलब वैदिक पाठ की सुरक्षा। और अलंकार होते हैं ना साथ में, प्लस वैदिक पाठ की सुरक्षा, और अंतिम ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब तो समझते हो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। क्या, अब बात करते हैं अपन इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की कि क्या परिवर्तन आए। ठीक है, पूरा करते हैं आज इसको। लिख लिया, करते हैं। ये याद कर लेना, ये भी आरपीएससी वाले एग्जाम के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट।
हालांकि एक बार आईएएस प्री में भी इनको फाइंड द करेक्ट मैच में ही आया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन परिवर्तन क्या आया। पहला परिवर्तन तो ये आया कि जैसे जियोग्राफिकली इनका एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होगा ना, कोई सिविलाइजेशन बड़ी होगी तो वहीं थोड़ी ना रहेंगे। हर एक शहर का एक्सपेंशन होता है, हर एक गांव का एक्सपेंशन होता है ना। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो एक्सपेंशन तो होना ही है। तो पहले जो ये सप्तसेंधव प्रदेश में रह रहे थे, जैसे सप्तसेंधव प्रदेश कौन सा था, ये था 7 नदियों वाला प्रदेश। इस सप्तसेंधव प्रदेश से ये आगे बढ़ेंगे। दक्षिण भारत में तो इनका काम ही नहीं है। अपन बात कर रहे हैं यहाँ सिर्फ उत्तर भारत की बात करेंगे। देखो ये और उसकी सहायक नदियां हैं सारी की सारी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास। ये एरिया था सप्तसेंधव, सब लैंड ऑफ 7 रिवर्स। इस सप्तसेंधव में क्या क्या आ गया, अफगानिस्तान आ गया, पंजाब आ गया और हरियाणा आ गया। ये मेनली ये वाला पार्ट था जिसमें वो लोग रह रहे थे, ये वाला भाग था, ठीक है। इस सब संदर्भ से इनका एक्सपेंशन होगा पूर्वी दिशा में। पूर्वी दिशा में क्या आ जाएगा, पूर्वी दिशा में एक तो आ जाएगा, हरियाणा में तो थे ही, तो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। जो एरिया उत्तर प्रदेश का दिल्ली से लगता है वो वाला, आज का वही तो है। इससे अगर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो मैप देख लेना, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, और बाद में आगे कहाँ गए, बिहार की तरफ। और बिहार में भी दक्षिणी बिहार को क्या कहते हैं, मगध। अब यहाँ राज्य थे कौशल, पांचाल और विदेह मगध। कौशल, ये यहाँ था पांचाल, विदेह और दक्षिणी बिहार तो मगध था ही, मगध। इस एरिया में इनका एक्सपेंशन हुआ। सुन लो पहले, ये एक्सपेंशन कब हुआ, 1000 ईस्वी के बाद। और इसी समय पहली बार हमें भारत में प्राचीनतम लोहे के उपयोग के जानकारी मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम अगर लोहे के अवशेष मिले तो 1000 के आसपास मिले, और प्रॉपर रूप से यूज होने लग गया था 700-800 ईस्वी पूर्व में। लोहे बनने से क्या हुआ कि उन लोगों के लिए जंगल काटना आसान हो गया। अकेले जंगल काटने से काम नहीं चलेगा। जंगल क्यों काटेंगे, क्योंकि उनको खेती योग्य भूमि का विस्तार करना था। अब जब लोहे के उन्होंने औजार बनाए तो साथ में उन्होंने लोहे का फाल भी बना लिया, जिससे खेती बड़े पैमाने पे होने लगी। लकड़ी वाले हल से बहुत बड़े पैमाने पे खेती होना पॉसिबल है। यहाँ जैसे जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये उल्लेख है, ऐसे ऐसे हल थे जो 4 बैल से खींचे जाते थे, 8 से भी खींचे जाते थे, 12 से भी खींचे जाते थे, और 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल की भी चर्चा हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, 24 बैल मिलके अगर किसी हल को खींचेंगे तो वो हल का समूह वो बहुत बड़ा होगा ना। जैसे आज का वो एक तरीके से क्या हो गया, जॉन डियर ट्रैक्टर हो गया। 24 बैल तो बहुत बहुत हो जाते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि खेती वो बड़े पैमाने पे कर रहे थे, तो उनका जो विस्तार है वो पूर्व दिशा की ओर हुआ। एक इस विस्तार को साबित क्या करता है, शतपथ ब्राह्मण में एक कथा आती है, विदेथ माधव की कथा। विदेथ माधव की कथा में वो क्या कहता है कि उसने मुंह में वेश्वानर अग्नि को धारण किया और जंगलों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़े। अब ये कथा तो होती है, ये सारी प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक होती है। आदमी मुंह में अग्नि धारण कर सकता है क्या, अग्नि मुंह में धारण करके देख लेना, अग्नि उसको धारण कर लेती है सदा के लिए।
तो ये प्रतीकात्मक कथा है, मतलब उन्होंने आग लगाई, जंगल जलाए और वो पूर्व की ओर बढ़े। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो जो जन होंगे, जो कबीले होंगे, वो खेती करने लगेंगे लोहे के आविष्कार की वजह से, और वो स्थायी रूप से बसना शुरू कर देंगे। प्लस लोहे से वो क्या करेंगे, औजार औजार नहीं बनाएंगे, हथियार भी बनाएंगे और आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। और वही जो साम्राज्यवादी भावना है, क्षेत्रवादी भावना है, जो रीजनल अप्रोच है, वो हावी हो जाएगी। और जन क्या बन जाएंगे, जो घुमक्कड़ कबीले हैं वो समझदार हो जाएंगे, वो गांव में बसने लगेंगे, खेती करने लगेंगे, राजा शक्तिशाली हो जाएगा। राजा शक्तिशाली क्यों होगा, क्योंकि अब राजा बनना फायदे का काम हो गया। पहले की तरह गायों का स्वामी नहीं रहा राजा। अब राजा, अब जब खेती होने लगेगी तो टैक्स कलेक्शन करने लगेगा, और जिस दिन से टैक्स कलेक्शन शुरू होगा उसी दिन से राजा शक्तिशाली हो जाएंगे। बोलो, इतनी बात समझ आई क्या? यही प्रोसेस ऑफ चेंज है, और इसी प्रोसेस ऑफ चेंज को हिस्ट्री में आप लोगों को सीखना है। हिस्ट्री ये, बाकी वो जो लिखवाया है वो तो सारा किताबों में खूब सारा, तो कोई भी कहीं भी मिल जाएगा वो तो। हिस्ट्री ये कि हर चीज में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन पीछे वाली चीज के हिसाब से परिवर्तन, और कर्मिक परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को पकड़ना है, ठीक है। उनका एरिया कहाँ हो गया, भौगोलिक विस्तार अगर लिखो तो जियोग्राफिकल एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ हुआ, भौगोलिक विस्तार हुआ तप सिंधु से कहाँ चले गए वो, तप सिंधु से उन्होंने मूव किया पूर्वी भारत की तरफ, पूर्वी भारत की तरफ मूव किया। इसकी कहानी कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में विदेथ माधव की कथा। किसकी कथा है, विदेथ माधव। और जियोग्राफिकल एविडेंस भी मिले हैं। अब पूर्वी भारत में जो गए उन जगहों का क्या नाम है, उन जगहों का नाम है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार। अब इससे राजस्थान का भी कुछ पार्ट लगता है ना, भरतपुर धौलपुर वाला, तो पूर्वी राजस्थान आदि। ये तो हुआ उनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। यहाँ एविडेंस मिले। अब यहाँ से जो जो खुदाई हुई है ना, खुदाई में एक तो दिल्ली के पास जो हस्तिनापुर है, वहाँ कुछ लोहे के हथियार मिले। एक उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से कुछ अनाज के अवशेष भी मिले, कुछ हथियार भी मिले। प्लस ये जो पोट्री यूज करते थे वो कैसी थी, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मर्द। ग्रे कलर के जो बर्तन मिलते हैं उसका मतलब वैदिक संस्कृति है, तो वो भी मिले हैं एक्सकेवेशन में। तो यहाँ लोहे के हथियार प्लस लोहे के हथियार औजार, प्लस औजार टूल्स एंड वेपन ऑफ आयरन, ये कब से शुरू हो गए थे, 1000 बीसी। प्रॉपर रूप से कब मिले हैं, 700-800 बीसी। ये खुदाई में मिले हैं। प्लस पोट्री कैसी मिली है, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदबांड। मैंने पहले बताया था पोट्री से पता लग जाता है कि कौन लोग थे, ठीक है। ऋग्वेदिक लोगों की पोट्री कैसी है, ओसीपी, ओकर कलर वेयर है ना, उनकी गेरिक रंग की है, तो पता लग जाता है कि ये वो लोग रहे। बोलो, इतनी बात समझ आई? अब इनमें क्या क्या चेंज होंगे, पॉलिटिकल चेंज क्या होंगे, सोशल चेंज क्या होंगे, और इकोनॉमिकल चेंज क्या होंगे, वो बात बढ़े आगे। हम्म पॉलिटिकल चेंज क्या होगा, सभा समिति विदत गण रहेगी क्या, वो तो तब तक थी जब सोसाइटी सरल सोसाइटी थी, राजा होना कोई लाभ की बात नहीं था।
राजा वो वैसे ही गायें चराता था उनकी तरह, उल्टी का युद्ध में और लड़ना पड़ता था राजा को। जो राजा होता था मिलता कुछ भी नहीं था, सारे झोंपड़ी बना के रह रहे थे। करो बंद।